आज का वीडियो का विषय वस्तु है कि जीव के उत्पत्ति के चरण। जीव की उत्पत्ति के चरण इसके पहले बताया गया था जीव की उत्पत्ति के सिद्धांत क्या क्या है। तो आपने पढ़ा था जीव के उत्पत्ति के स्वतः जननवाद के सिद्धांत, जीव के उत्पत्ति के जननवाद के सिद्धांत, और जीव के उत्पत्ति के ब्रह्मांडवाद के सिद्धांत, और जीव के उत्पत्ति के जो है ये रासायनिक संश्लेषण और पदार्थवाद का सिद्धांत। चार सिद्धांत हैं जीव के उत्पत्ति के। तो चार सिद्धांतों में से रासायनिक संश्लेषण और पदार्थवाद के सिद्धांत सही मायने में अंतिम निष्कर्ष पर आया और उसी के आधार पर जीव की उत्पत्ति के चरण आगे बढ़े। तो जब प्रकाश ये जो रासायनिक संश्लेषण हुआ तो पदार्थ का जन्म हुआ, और पदार्थ का जन्म हुआ तो जीव का जन्म हुआ। तो अब आइए जीव की उत्पत्ति के चरण में प्रथम चरण पढ़ते हैं। जीव की उत्पत्ति के प्रथम चरण, जीव के उत्पत्ति के प्रथम चरण। इस चीज को आप बहुत बढ़िया से पढ़िएगा, 6 से लेकर के और ये MSc PhD तक काम आता है। और IAS में हम तो आपको IAS के लिए पढ़ा रहे हैं ना, IAS के सिलेबस में जीव विज्ञान इसलिए पढ़ा रहे हैं, तो हम IAS स्टैंडर्ड से ही पढ़ा रहे हैं। तो इसको अगर जो समझना चाहे तो वह इसको किसी भी कक्षा में इसको शामिल करके अपने उद्देश्यों की पूर्ति कर सकता है। तो जीव के उत्पत्ति के प्रथम चरण, जीव के उत्पत्ति के प्रथम चरण, जीव की उत्पत्ति के प्रथम चरण, जीव की उत्पत्ति के प्रथम चरण। तो जीव की उत्पत्ति के प्रथम चरण में जब हम आएंगे तो इसमें जीव की उत्पत्ति के चरण में हम आएंगे तो पहले जीव की उत्पत्ति के चरण में आएंगे तो आपको पहला चरण मिलेगा। जीव की उत्पत्ति के प्रथम चरण में पहले होता है केमिकल डेवलपमेंट, रासायनिक विकास, रासायनिक विकास होता है। बिना रासायनिक विकास के जीव नहीं बनता है, अनबना है। रासायनिक विकास हुआ है तभी जाकर के जीव का जन्म हुआ है, इसलिए रासायनिक विकास। केमिकल डेवलपमेंट जिसे कहते हैं, केमिकल डेवलपमेंट, केमिकल डेवलपमेंट। और दूसरा है जैव विकास, ऑर्गेनिक डेवलपमेंट, जैव विकास जिसे कहते हैं ऑर्गेनिक डेवलपमेंट, ऑर्गेनिक डेवलपमेंट हो गया। तो संकल्प IAS कोचिंग चैनल रघुवर प्रसाद की तरफ से आपको रोज एक वीडियो मिल रहा है। इसको बहुत बढ़िया से उत्प्रेरित होकर पढ़िए, ये आपका धन है। इसलिए जो है 4 सिद्धांत हमने पढ़ा दिया था। जीव के उत्पत्ति के चरण है स्वतः जननवाद का सिद्धांत, जननवाद का सिद्धांत, ब्रह्मांडवाद का सिद्धांत, और जो है रासायनिक संश्लेषण और पदार्थवाद का सिद्धांत। उसके बाद जब पदार्थ का निर्माण हो गया तो जीव में पदार्थ के निर्माण में रासायनिक विकास हुआ। जीव की उत्पत्ति में पहले रासायनिक विकास हुआ, जब रासायनिक विकास हो गया तब जीव का विकास हुआ। तो अब आइए रासायनिक विकास क्या भाई, और रासायनिक विकास क्या है। रासायनिक विकास इसको याद रखिए, रासायनिक विकास और जैव विकास। तो रासायनिक विकास केमिकल डेवलपमेंट में हम आप घुसते हैं। केमिकल डेवलपमेंट में घुसते हैं। तो इसमें रासायनिक विकास है, रासायनिक विकास, केमिकल डेवलपमेंट। तो जीवों के रासायनिक विकास, जीवों के उत्पत्ति के चरण में, जीव की उत्पत्ति के प्रथम चरण में रासायनिक विकास हुआ, उसके बाद जैव विकास हुआ। तो अब आइए रासायनिक विकास के चरण में आते हैं। तो रासायनिक विकास के चरण। अब रासायनिक विकास जब हुआ तो उसके स्टेज है। किस स्टेज में क्या क्या हुआ। तो पहला है
पहला है जो है साधारण अणु का निर्माण। पहला चरण में साधारण अणु बने। साधारण अणु का विकास। साधारण अणु का विकास हुआ। उसके बाद दूसरा चरण में रासायनिक विकास जब हुआ तो रासायनिक विकास में पहला साधारण अणु का विकास हुआ, दूसरा रासायनिक विकास हुआ कार्बनिक अणुओं का निर्माण। कार्बनिक अणुओं का विकास। कार्बनिक अणुओं का विकास हुआ। और तीसरा चरण हुआ जटिल कार्बनिक यौगिकों का निर्माण। जटिल कार्बनिक यौगिकों का निर्माण। जटिल कार्बनिक यौगिकों का निर्माण। और चौथा हुआ अणुओं की क्रियाशीलता। चौथा चरण अणुओं की क्रियाशीलता। कैसे अणु एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं। अणुओं की क्रियाशीलता ये है पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा चरण। तो पहला है साधारण अणु विकसित हुए। साधारण अणु जब आपस में अभिक्रिया किए तो कार्बनिक अणु हुए, और जब ये कार्बनिक अणु आपस में अभिक्रिया किए तो जटिल कार्बनिक यौगिक हो गए, और जब जटिल कार्बनिक हुए तो चौथा चरण में अणुओं की तब अणु जो है अपना कार्य करने लगे। जब कार्य करने लगे तो आगे आइए पहला चरण में साधारण अणुओं का निर्माण कैसे होता है। तो आप आ जाइए जीव की उत्पत्ति के चरण में। जो है जीव की उत्पत्ति के प्रथम चरण में रासायनिक विकास और जैव विकास हुआ। और रासायनिक विकास में 4 चरण होते हैं। एक साधारण अणु बनते हैं, एक कार्बनिक अणु बनते हैं, और जटिल कार्बनिक यौगिक का निर्माण होता है, और चौथे चरण में जाके यही अणु जो है अपना क्रियाशीलता दिखाते हैं, एक्टिविटीज करते हैं और अपना क्रिया करते हैं। क्रिया एक के बाद एक करना है, क्रियाशीलता हुआ। तो आइए अब साधारण अणुओं का विकास कैसे होता है। इसको आप समझ गए कि जो है जीव की उत्पत्ति के चरण में रासायनिक और जैव विकास मुख्य रूप से है, और रासायनिक विकास में अणु का विकास, और कार्बनिक अणु बने, और जटिल कार्बनिक यौगिक निर्माण हुआ, और तब अणु अपना कार्यशील कैसे करने लगे। तो आइए अब आगे चलते हैं। अब आइए जो है अणुओं का पहला है अणुओं के जो है साधारण अणु का विकास। अब ये पहला चरण साधारण अणुओं का निर्माण कैसे होता है। पहला चरण साधारण अणुओं का निर्माण। कैसे उनका निर्माण होता है। हर चीज का निर्माण होता है। कैसे होता है तो इसके लिए ये फर्स्ट स्टेज फॉर्मेशन ऑफ सिंपल मोलिक्यूल्स सिंपल साधारण अणु। मोलिकुलस माने साधारण अणु, पार्टिकल नहीं, मोलिकुलस। तो आइए पृथ्वी के वायुमंडल में, पृथ्वी का जब निर्माण हो गया तो पृथ्वी के वायुमंडल में
पृथ्वी का निर्माण हो गया तो पृथ्वी के वायुमंडल में उपस्थित, पृथ्वी के वायुमंडल में उपस्थित हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, 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 ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन और नाइट्रोजन, नाइट्रोजन। इसको याद करना है। पृथ्वी के वायुमंडल में कौन कौन से गैस होते हैं? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन और नाइट्रोजन। तो ये हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन और नाइट्रोजन जैसे हल्के परमाणुओं के, कि हल्के, हल्का घनत्व कम था, कि हल्के परमाणुओं, कि हल्के परमाणु, इनके परमाणु हैं तो ऑक्सीजन बना। तो हाइड्रोजन के भी परमाणु हैं, ऑक्सीजन के परमाणु हैं, कार्बन के परमाणु हैं, नाइट्रोजन के परमाणु हैं। तो इनके ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के हल्के परमाणुओं के परस्पर संयोग से, के परस्पर संयोग से, संयोग सम्मिलन से, मिलने से कार्बन नाइट्रोजन के हल्के परमाणुओं के परस्पर मानो आपस में अपने में कोऑपरेट किए संयोग से जल, अमोनिया था मीथेन, जल, अमोनिया, जल, अमोनिया, मीथेन। इसका जल का H2O, हाइड्रोजन के 2 परमाणु, ऑक्सीजन के 1 परमाणु, तो हाइड्रोजन के 2 परमाणु, ऑक्सीजन के 1 परमाणु, अब तीनों मिल गए तो जल बन गया। उसी तरह से ये दोनों जब मिले तो इसको यौगिक कहा गया। तो अमोनिया, मीथेन जैसे साधारण यौगिकों का निर्माण हुआ। मीथेन के साधारण यौगिकों का निर्माण हुआ, यौगिकों का निर्माण हुआ, साधारण यौगिकों का निर्माण हुआ। अब तो समझ गए यौगिक क्या है। हाइड्रोजन के 2 परमाणु, ऑक्सीजन के 1 परमाणु, एक है तो 2 ही, एक ही मिल गए तो जल बन गया। तो ये मिलना, इसका परमाणु आपस में मिल जाना यौगिक हुआ। इसी को जल एक यौगिक है। अगर पूछे आईएएस की परीक्षा में जल एक यौगिक है कि विटामिन है कि लिक्विड है, क्या है, तो लिख दे आईएएस की परीक्षा में जल एक यौगिक है, जल एक यौगिक है, विटामिन है, विटामिन है, मिनरल है, जल एक यौगिक है, विटामिन है, मिनरल है और परमाणु है, परमाणु है। उपरोक्त चारों विकल्पों में से कौन सही है? तो आप पढ़े रहिएगा तो जल को एक यौगिक मानिएगा, यही सवाल लगा दीजिएगा। तो आईएएस की सवाल हो या पीसीएस का सवाल हो या कोई किसी भी परीक्षा की सवाल हो, सब आप इसको कर दीजिएगा। तो उसी तरह से जल एक यौगिक है, अमोनिया यौगिक है, मीथेन एक यौगिक है, साधारण यौगिकों का निर्माण हुआ। आगे तब क्या होता है, जब साधारण यौगिक बन जाते हैं तब फिर क्या होता है, तब क्या होता है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन और नाइट्रोजन के साधारण जो है, साधारण परमाणुओं के सहयोग से यौगिकों का निर्माण होता है। साधारण यौगिकों का निर्माण होता है। जब हो जाता है साधारण यौगिक तब क्या होता है, तब प्रारंभ में पृथ्वी का तापमान, पृथ्वी का ताप, तापमान मतलब हीट का लेवल को तापमान कहते हैं। पृथ्वी का तापमान अधिक होने के कारण, पृथ्वी का तापमान अधिक होने के कारण ये यौगिक गैसीय अवस्था में थे,
गैसीय अवस्था, गैसीय अवस्था में ही रहे, में ही रहे। यौगिक जो थे, जैसे जल है, ये जल नहीं था, हाइड्रोजन गैस था और ऑक्सीजन गैस था। तो ऑक्सीजन गैस और हाइड्रोजन गैस, तो हाइड्रोजन के 2 परमाणु ऑक्सीजन के 1 परमाणु को मिला दिया गया, तो ये जल बन गए, यौगिक हो गए। लेकिन जब पृथ्वी में ताप था तो गैस थे, पानी गैस था, ऑक्सीजन गैस है, वैसे हाइड्रोजन गैस है। तो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन और नाइट्रोजन, ये सब गैसीय अवस्था में ही रहे। कालांतर में पृथ्वी, बाद में पृथ्वी है, बाद में पृथ्वी का तापमान, बाद में पृथ्वी का तापमान कम होने के फलस्वरूप, गहरे बादल बन गए, गहरे बादल बन गए। यानी इन बादलों में क्या क्या थे? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन। जब पृथ्वी गर्म थी तो ये सब अपने गैस की अवस्था में थे। इसलिए पदार्थों की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। पदार्थों की कितनी अवस्था होती है? 3 अवस्था होती है, ठोस, द्रव और गैस। तो हाइड्रोजन गैस था, ऑक्सीजन गैस था, नाइट्रोजन गैस था, कार्बन गैस था, गैसीय अवस्था में थे। लेकिन जब पृथ्वी का तापमान धीरे धीरे घटता गया तो वही गैस गहरे बादल बन गए। गहरे क्या हो गए? बादल बन गए। एवं लगातार जब बादल बन गए, एवं लगातार वर्षा के परिणाम स्वरूप संपूर्ण पृथ्वी जल से जलमग्न हो गई, संपूर्ण पृथ्वी जलमग्न हो गई और समुद्रों का निर्माण हो गया। तब समुद्र बन गए, तब समुद्र का निर्माण हो गया। समुद्र कैसे बने? अगर सवाल पूछे आइए इसमें समुद्रों का निर्माण कैसे हुआ, तो उसमें लिख दें पृथ्वी के तापमान में गिरावट के कारण, पृथ्वी में तापमान के बढ़ोतरी के कारण, पृथ्वी में तापमान गिरावट और वृद्धि के कारण, केवल पृथ्वी के तापमान में गिरावट के कारण। तो क्लियर? तो आप जान गए कि आइए इसमें सवाल पूछिए कि जो है बादलों का निर्माण पृथ्वी के तापमान में गिरावट के कारण हुई, कि तापमान वृद्धि के कारण हुई, कि अमोनिया के बढ़ने के कारण हुई, कि ऑक्सीजन के बढ़ने के कारण हुई। तो आप अगर पढ़े रहिएगा तो हमेशा कहिएगा बादलों का निर्माण पृथ्वी के तापमान में गिरावट के कारण हुई, आपका सवाल सही है और कंसेप्ट भी क्लियर हो गया कि जब पृथ्वी का तापमान गिरा तो ये सब गहरे बादल हो गए। कौन कौन मिलके बादल हो गए? H2O, HON और हाइड्रोजन और ऑक्सी सब मिल गए तो बादल बन गए। अब बादल बन गए तो बारिश होने लगी तो पूरे पृथ्वी पर जल ही जल दिखाई देने लगा। तो उस कल्पना को धर्मों में ले आके बैठा दिया गया कि जब पृथ्वी जलमग्न हो गई, ये कहानी है आपको 15 अरब वर्ष पहले, कहानी गढ़ा गया इधर 2500 वर्ष पहले। अब सोच लीजिए कितना लोगों को भ्रम में डाला गया है। यानी जिसको विज्ञान समझ में नहीं आता है वही धर्म में ज्यादा विश्वास करते हैं। और स्टेप बाय स्टेप अगर आपको समझ में आ जाएगा तो धर्म वहां से दूर हटता
चला पाखंड वहां से दूर हटता चला जाएगा। तो पृथ्वी जलमग्न हो गई, तब समुद्र का निर्माण हो गया। तो समुद्र के निर्माण में पृथ्वी के तापमान में गिरावट के कारण हुई। बादलों का निर्माण पृथ्वी के तापमान में गिरावट के कारण हुई। और जब पृथ्वी में तापमान गिर गया तो सभी मिल गए तो समुद्र का निर्माण हो गया। तो आइए आगे चलते हैं, तब क्या हुआ? तो जब बादल बन गए, अब बादल के बाद जब वर्षा होने लगी तो पृथ्वी पर जल ही जल हो गए। जब संपूर्ण पृथ्वी जल हो गई तो समुद्रों का निर्माण हो गया। समुद्रों का निर्माण हो गया, तब सोच लीजिए क्या हुआ। अब आगे आते हैं। वर्षा के कारण वायुमंडल में वर्षा होने लगी, तो वर्षा के कारण वायुमंडल में वर्षा होने लगी, तो वर्षा के कारण वायुमंडल में उपस्थित अमोनिया वर्षा जब होने लगी तो वर्षा के कारण हवा का जो मंडल चल रहा था, जो गैस, तो हवा का मंडल चल रहा था, उस मंडल में अमोनिया उपस्थित थी। अमोनिया तथा मीथेन नामक वायुमंडल में उपस्थित अमोनिया और मीथेन समुद्र के जल में अब घुल गए। समुद्र के जल में घुल गए। किसके जल में घुल गए? समुद्र के जल में घुल गए। समुद्र पृथ्वी जो है जलमग्न हो गई, समुद्र का निर्माण हो गया, अमोनिया और मीथेन समुद्र के जल में घुल गए। वैज्ञानिकों का अनुमान है, कहीं भी अनुमान लगाते हैं, वैज्ञानिकों का अनुमान है कि प्रथम जीव की उत्पत्ति समुद्र में इन्हीं यौगिकों के संश्लेषण से हुई। समुद्र में इन्हीं यौगिकों से हुई। इन्हीं यौगिकों के संश्लेषण से हुई। इन्हीं समुद्र में इन्हीं यौगिकों के संश्लेषण से हुई। जीव की उत्पत्ति समुद्र में इन्हीं यौगिकों के संश्लेषण से हुई। तो आप समझ गए कैसे जीव की उत्पत्ति हुई। अब ये समुद्र संश्लेषण करने लगे, सूर्य से ऊर्जा प्राप्त करने लगे, और सूर्य से जब ऊर्जा प्राप्त करने लगे तो ही अमेरी जो हार्लेन था और उपेरिन था, जो फ्लास्क बनाया था, तो उसमें अमोनिया, मीथेन ये सब खर्च हो गए तो क्या बना? एक हरे रंग का पदार्थ बना। वही समुद्र एक फ्लास्क हो गया, जो आपको मैं पढ़ाया था, वही फ्लास्क हो गया। उसी फ्लास्क में हरी शैवाल नामक काई हो गई, अलगाई हो गई। उसी से जीव की उत्पत्ति हुई। अब प्रथम चरण में शुरू हो गई। अब आइए दूसरे चरण में चलते हैं। तो दूसरे चरण में हमने आपको बताया था कि साधारण अणुओं का निर्माण। रासायनिक संश्लेषण में पहले तो साधारण जो है अणुओं का निर्माण हुआ, और अब दूसरे चरण में हमने बताया था, दूसरा चरण में रासायनिक संश्लेषण हुआ, रासायनिक विकास हुआ, केमिकल डेवलपमेंट हुआ और बायो डेवलपमेंट हुआ। तो केमिकल डेवलपमेंट में दूसरा जो चरण कहा जाता है, दूसरा चरण, इसको कार्बनिक अणुओं का निर्माण। दूसरा चरण कार्बनिक अणुओं का निर्माण। दूसरा चरण में रासायनिक संश्लेषण, रासायनिक विकास में कौन सा विकास हुआ? दूसरा चरण कार्बनिक अणुओं का निर्माण हो गया। सेकेंड स्टेज फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिक। सेकेंड स्टेज फॉर्मेशन
सेकेंड स्टेज फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल ऑफ ऑर्गेनिक मोलिक्यूल ऑर्गेनिक मोलिक्यूल। क्या हुआ? सेकेंड स्टेज फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिक मोलिक्यूल। पहले चरण में तो वह फ्लास्क की तरह समुद्र हो गया और जो है अलगाई का मतलब फॉर्मेशन हो गया। तो अब दूसरा चरण में क्या हुआ? मीथेन के साथ अन्य यौगिकों के संयोग से मीथेन के साथ अन्य यौगिकों मीथेन के साथ अन्य यौगिकों के संयोग से यानी अन्य यौगिकों के संयोग से न्यूक्लियोटाइडस वो अन्य कार्बनिक यौगिकों का निर्माण हुआ। वो अन्य मीथेन के साथ था न्यूक्लियोटाइडस वो अन्य कार्बनिक यौगिकों का निर्माण हुआ। उन्होंने जीवों की उत्पत्ति में जीवों की उत्पत्ति में कार्बनिक यौगिकों का निर्माण हुआ। उन्होंने जीवों की उत्पत्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये विभिन्न प्रकार की अन्य कार्बनिक यौगिकों का निर्माण हुआ। उन्होंने जीवों की उत्पत्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये विभिन्न प्रकार की। तो जीवों की उत्पत्ति के प्रथम चरण में हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन और नाइट्रोजन ये सब यौगिक बने तो जो एक बादल बन गए, बादल से बारिश हुआ। बारिश जब हो गया तो साधारण जो है साधारण अणुओं का निर्माण हुआ। और जब साधारण अणु बन गए तो दूसरे चरण में कार्बनिक अणुओं का निर्माण हुआ। तो कार्बनिक अणुओं में जो है सेकेंड स्टेज में फॉर्मेशन ऑफ द ऑर्गेनिक मोलिक्यूल मीथेन के साथ अन्य यौगिकों के संयोग से जो है न्यूक्लियोटाइड एवं कार्बनिक जो यौगिक हैं उनका निर्माण हुआ। उन्होंने जीवों की उत्पत्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये विभिन्न प्रकार की ये जो है कार्बनिक यौगिक कौन कौन हुए? कार्बनिक यौगिक शर्करा, शुगर। आज भी जिसको शुगर की बीमारी हो जाती है, शुगर की बीमारी का मतलब ये हुआ शरीर में जो शुगर बनते हैं, जो कार्बन बनते हैं, उसको सीधे डायरेक्ट शरीर से बाहर कर देना, यही शुगर की बीमारी है। शुगर की बीमारी यही है कि जो है डायरेक्ट शरीर से बाहर कर देना। जब शरीर के बाहर से हो जाएगा तो शुगर के बिना, कार्बन के बिना झिल्ली खत्म हो जाएगी, झिल्ली खत्म हो जाएगी, सेल खत्म हो जाएंगे, सेल मर जाएंगे, तो आप वैसे ही मर जाइएगा।
चाहे कोई भी व्यक्ति वैसे ही मर जाएगा। इसलिए शर्करा शुगर शरीर के निर्माण में एक बहुत महत्वपूर्ण कार्बन है। तो शुगर और ग्लिसरीन, ग्लिसरीन अब ये बताइए अभी डॉक्टरी में पढ़ने लायक है कि नहीं है, आईएएस में पढ़ने लायक है कि नहीं है। कलेक्टर जानेगा तो नहीं पूछेगा, अब किसी को नहीं समझ लेगा। ग्लिसरीन, 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 वसीय अम्ल फैटी एसिड, वसीय अम्ल, वसीय अम्ल फैटी एसिड, फैटी एसिड, फैटी एसिड, अमीनो अम्ल, अमीनो अम्ल, अमीनो अम्ल, अमीनो एसिड, अमीनो एसिड, अमीनो एसिड, अमीनो एसिड, पिरिमिडीन, 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 पिरिमिडीन। तो क्या क्या कौन कौन कार्बनिक बने? सेकेंड स्टेज में फॉर्मेशन हुआ ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का। मॉलिक्यूल बने अणु, साइंस की भाषा में मॉलिक्यूल कहा जाता है। उधर जो है यह कार्बनिक अणु बने। फर्स्ट स्टेज में साधारण अणु बने, साधारण मतलब ऑर्गेनिक जनरल मॉलिक्यूल बने, यहाँ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बने। तो मीथेन, इस पानी में मीथेन तो था ही, तो इसके साथ साथ यौगिक के सहयोग से न्यूक्लियोटाइड बना। न्यूक्लियोटाइड मीथेन के साथ साथ यौगिक संयोग किए तो न्यूक्लियोटाइड बना। न्यूक्लियोटाइड जब बन गया तो कार्बनिक यौगिकों का निर्माण हुआ। जब कार्बनिक यौगिक निर्माण हुआ तो इन्होंने यही कार्बनिक यौगिक जीवों की उत्पत्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब पूछा जाए कार्बनिक यौगिक कौन कौन है, तो आईएएस के परीक्षा में पूछ लिया जाए कि शरीर के निर्माण में, अगर एक सवाल जीव विज्ञान से पूछ दिया जाए, शरीर के निर्माण में जो है कार्बनिक यौगिक का, कार्बनिक यौगिकों की भूमिका, कार्बनिक यौगिक निम्न में कौन सही है? निम्न में कौन सही है? शरीर के निर्माण में कार्बनिक यौगिक निम्न से कौन सी सही है? तो लिख लिया शुगर, लिख लिया तांबा, कॉपर, लिख दिया आयरन, लिख दिया फास्फोरस, तो आप कहिए साला ऐसा क्या चीज है, इसमें कार्बन कौन चीज है? तो इसमें कार्बन शुगर कार्बनिक यौगिक है। बिना जो है यौगिक के शुगर का निर्माण हुआ नहीं है। शुगर में कई चीज के परमाणु मिले हुए हैं। कई परमाणुओं के मिलने से, कई जो है कार्बन के परमाणुओं के संयोग से जो है कई जो परमाणुओं के संयोग से ये शुगर जो है कार्बनिक यौगिक बना है। तो ये अब लिख दीजिएगा शुगर। जनरल आईएएस में जब आपको पकड़ना है कि शुगर जो है यौगिक है, शर्करा यौगिक है, ग्लिसरीन यौगिक है, और अमीनो अम्ल फैटी एसिड अम्ल, वसी अम्ल कार्बनिक यौगिक है। अमीनो अम्ल जो है, अमीनो अम्ल भी कार्बनिक यौगिक है। इसको ये तो समझने की भी बात है और रटने की भी बात है। शर्करा है, ग्लिसरीन है, अमीनो अम्ल है, वसी अम्ल है, सब क्या है? ये सब आपके कार्बन यौगिक है। ठीक है, तो आइए आगे चलते हैं। तब क्या हुआ? पिरामिडीन और एक प्यूरिन था। प्यूरिन भी पूछ रहा कि कार्बनिक यौगिक है कि नहीं है, तो प्यूरिन है कार्बनिक यौगिक। तो भाई आगे क्या हुआ? अब आ गए कि कार्बनिक यौगिक में शर्करा है, ग्लिसरीन है, फैटी एसिड है, और जो है ग्लिसरीन है, और वसी फैटी एसिड है, और अमीनो अम्ल है। ये सब है कार्बनिक यौगिक। तो अब आगे क्या हुआ? जब कार्बनिक यौगिकों का निर्माण हुआ दूसरे चरण में,
तो आगे तो यहाँ तक समझ गए कि फर्स्ट स्टेज में जो है मोलिकुल का निर्माण हुआ, इसमें आपको बता दिए क्या क्या हुआ। अब आइए आगे आगे चलते हैं, इस पर देखा जाए क्या हुआ। तो सूर्य और आकाश, तब क्या हुआ जब कार्बनिक यौगिक बन गए तो सूर्य व आकाशीय, सूर्य व आकाशीय, सूर्य व आकाशीय विद्युत से सूर्य और आकाशीय विद्युत से, सूर्य और आकाश में भी विद्युत होती है, इलेक्ट्रिक होती है। सूर्य व आकाशीय विद्युत से प्राप्त ऊर्जा तथा परस्पर घर्षण। तो सूर्य और आकाशीय विद्युत से प्राप्त जो ऊर्जा हुई उसमें आपस में घर्षण हुआ। ये सूर्य है, तो इससे ऊर्जा आई। यहाँ एक प्रकाशीय विद्युत है, तो विद्युत का प्रवाह यहाँ बढ़ता हुआ आया। अब ये दोनों में घर्षण हुआ, तो घर्षण हुआ तो क्या हुआ, परस्पर घर्षण से वायु में सूर्य और आकाशीय विद्युत से प्राप्त ऊर्जा था परस्पर घर्षण से प्राप्त ऊर्जा, परस्पर घर्षण के कारण वायु में जो परमाणु थे, वायु में परमाणुओं के मध्य रासायनिक क्रियाएं हुई। परमाणु वायु में जो परमाणु थे तो कुछ रस उनका कुछ रस इनका केमिकल के मध्य क्रियाएं हुई। इसके परिणाम स्वरूप अमोनिया और अन्य यौगिक, अमोनिया बन गया। अमोनिया व अन्य यौगिक बन गए। अमोनिया अन्य यौगिक बन गए। ठीक है। अब आइए, तो जब अमोनिया और अन्य यौगिक बन गए तो कार्बनिक अणुओं का निर्माण हो गया दूसरे चरण में। पहले चरण में साधारण अणुओं का निर्माण हुआ और दूसरे स्टेप में कार्बनिक अणुओं का निर्माण हुआ। अब तीसरे स्टेप में आइए, एक साधारण अणु, एक कार्बनिक अणु। अब आइए जटिल कार्बनिक यौगिकों का निर्माण करेंगे तीसरे चरण में। तो जीव की उत्पत्ति में जब रासायनिक जो है, जीव की उत्पत्ति में जब रासायनिक जो है, और एक होता है जैव विकास। एक रासायनिक विकास है, जैव विकास हुआ। तो रासायनिक विकास में एक प्रथम चरण है, प्रथम चरण में साधारण अणु बने, द्वितीय चरण में कार्बनिक अणु का निर्माण हुआ। तो तीसरे चरण में हम पढ़ते हैं जटिल कार्बनिक यौगिक। तीसरे चरण में जटिल कार्बनिक यौगिक बनो थर्ड स्टेज में फॉर्मेशन द कॉम्प्लेक्स। थर्ड स्टेज THIR, थर्ड स्टेज STAG, थर्ड स्टेज फॉर्मेशन, TION, थर्ड स्टेज फॉर्मेशन कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इसका मतलब यह हुआ थर्ड स्टेज में फॉर्मेशन कॉम्प्लेक्स माने होता है कोई जो है एक चीज के नाम पर बहुत चीजों का निर्माण है।
यानी बहुत चीजों के निर्माण को देते हुए बहुत चीज का उसको कॉम्प्लेक्स कर सब मिल करके एक चीज के नाम पर हो गए तो वो कॉम्प्लेक्स हो गया। अब कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड पूरक हो गए तो ऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक। तो इस ऑर्गेनिक में कॉम्प्लेक्स था, कई चीज था और तब वह एक कंपाउंड उसका पूरक हो गए। सब पूरक हो गए तो पूरक हो गए तो तीसरे चरण में जटिल, अभी को जटिल कहा गया कि कठिन है, कई चीज भाई मिल गया तो कॉम्प्लेक्स हो गया और उसके बाद वो कॉम्प्लेक्स के कंपाउंड्स हो गए तो थर्ड स्टेज में जटिल कार्बनिक यौगिक बन गए। यही जटिल कार्बनिक यौगिक बन गए, इसे फॉर्मेशन कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, विभिन्न अनुपात में रेशियो में विभिन्न अनुपात में शर्करा के अणु, विभिन्न अनुपात में शर्करा वही चीनी, विभिन्न अनुपात में शर्करा के मोलिक्यूल्स अणुओं, शर्करा के अणुओं के परस्पर संयोजन, शर्करा के जो अणु थे, जब शर्करा अस्तित्व में आया उसमें कई अणु मिले तब न जाके शर्करा बना। तो शर्करा के अणुओं के परस्पर संयोजन से, मिलन से, संयोजन से पॉलीसैकेराइड, पॉली माने बहुत, POLY, पॉली माने बहुत, जैसे पॉलीटेक्निक, ऐसा टेक्निक जिसमें बहुत तरकीब सिखाया जाए तो पॉलीसैकेराइड, बहुत से सेकेराइड बने, बहुत बने सेकेराइड, पॉलीसेकेराइड के नए अणुओं, पॉलीसेकेराइड के नए अणुओं, पॉलीसेकेराइड के नए अणुओं, जैसे स्टार्च, पॉलीसेकेराइड, स्टार्च जिसे मंड कहते हैं, सेल्यूलोज, ग्लाइकोजन आदि का निर्माण हुआ, क्लियर हो गया। तो शर्करा जो है कार्बन के अणु हैं, तो यही शर्करा के अणुओं के बीच में अणुओं के आपसी संयोजन से पॉलीसैकेराइड, बहुत से सेकेराइड रस का निर्माण हुआ, के नए अणु बने, जिसे स्टार्च कहते हैं, सेलुलोज कहते हैं, ग्लाइकोजन कहते हैं। यानी जब चीनी शरीर में जो शर्करा है तो ये शर्करा जब स्टार्च में कन्वर्ट नहीं होगी, सेलुलोज में कन्वर्ट नहीं होगी, ग्लाइकोजन में कन्वर्ट नहीं होगी, तो चीनी सीधी शरीर से बाहर निकल जाएगी। तो यह ISC के लड़कों को पढ़ने की जरूरत है कि नहीं है, और IAS को पढ़ने की जरूरत है कि नहीं है। तो आप पॉलीसैकेराइड में कौन कौन से अणु आते हैं अगर पूछ दे, पॉलीसैकेराइड के अणुओं के सही नाम बताइए, सही नाम बताइए। तो लिख दे नंबर 1 शर्करा, दूसरा लिख दे ग्लूकोज, तीसरा लिख दे ग्लूकोज, और तीसरा लिख दे ग्लाइकोजन, और चौथा लिख दे स्टार्च, मंड लिख दे, आपको इसमें सही बताइए कि पॉलीसैकेराइड के अणुओं के और यहां लिख दे कि 2, 3, 4 सही है। सही कौन है? सही 2, 3, 4, सही 1, सही 2, 3, सही 1, 4,
इसमें किसको मारिएगा? इसमें पहला को मारिएगा कि दोनों ये जो है मंड, ग्लाइकोजन, ग्लूकोज, ये सारा पॉलीसैकेराइड है और ये कार्बन है। ये क्या है? कार्बन है। तो ये कार्बन है। शर्करा के अणु परस्पर संयोजन से पॉलीसैकेराइड, तो पॉलीसैकेराइड में स्टार्च आ गया, सेलुलोज आ गया, ग्लाइकोजन आ गया और ये हो गया पॉलीसैकेराइड और शर्करा हो गया कार्बन। तो उसको छांट दीजिए तो आपको मिला 2, 3, 4। तो आपका सवाल सही, किसी से पूछने की जरूरत ही नहीं है, कंसेप्ट भी क्लियर हो गया और डॉक्टर की तरफ जा रहे हैं तो डॉक्टरी में भी काम आ गया। अरे भाई शर्करा दूसरा, शर्करा जब टूटता है उसमें आपस में संयोग होता है तो स्टार्च बनता है, सेल्यूलोज बनता है, ग्लाइकोजन बनता है और तब आदमी की शक्ति बढ़ती है। जब जो है शर्करा के अणु आपस में संयोग नहीं करेंगे तो स्टार्च मंड बनेगा ही नहीं, सेल्यूलोज बनेगा ही नहीं, ग्लाइकोजन बनेगा ही नहीं, शरीर दुबली पतली हो जाएगी, आदमी मरीज हो जाएगा, किडनी काम नहीं करेगी, सारा चीज बेकार हो जाएगा। कितना तो आपको समझ में आ गया। अब आइए तो आगे अब क्या होता है, जब शर्करा के अणुओं का आपस में संयोग होता है तो तीसरे चरण में फॉर्मेशन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स को पढ़ा गया है। थर्ड स्टेज में फॉर्मेशन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स किसके? कार्बन के। तीसरे चरण में जटिल कार्बनिक यौगिक फॉर्मेशन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स को पढ़ा गया है। तो विभिन्न अनुपात में 1-2 के संबंध में, 1-3 के संबंध में, 1-4 के संबंध में, 4-5 के संबंध में, 6-2 के संबंध में शर्करा के अणुओं का आपस में संयोजन हुआ और वही पॉलीसैकेराइड बना। पॉलीसैकेराइड से पॉलीसैकेराइड के नए अणु, पॉलीसैकेराइड के भी अणु बन गए। अब उनके अणु को कहा जाता है स्टार्च और सेल्यूलोज और ग्लाइकोजन। ये हो गया। आगे क्या होता है भैया, और इसको और ध्यान से सुनिए, आगे क्या होता है। अब आइए, जब ये बन गए, पॉलीसैकेराइड का निर्माण हो गया तो तीसरे चरण की बात मैं बता रहा हूं। पॉलीसैकेराइड का जो निर्माण हो गया तो क्या हुआ, इनका निर्माण जीवों की, जीवों की उत्पत्ति में, इनका निर्माण जीवों की उत्पत्ति में, इनका निर्माण जीवों की उत्पत्ति में एवं विकास में, जीवों की उत्पत्ति और विकास में एक आवश्यक चरण है, एक आवश्यक चरण है। क्योंकि कोशिका भित्ति, जैसे घर का भित्ति दीवार है, उसी कोशिकाओं का भित्ति भी कोशिकाओं का भी दीवार है। तो कोशिका भित्ति इन्हीं शर्कराओं से निर्मित होती है। कोशिका भित्ति इन्हीं शर्कराओं से निर्मित होती है। इन्हीं शर्कराओं से निर्मित होती है तथा स्टार्च और ग्लूकोज से जीवों की को ऊर्जा मिलती है, निर्मित होती है तथा स्टार्च एवं स्टार्च या ग्लूकोज से जीवन को ऊर्जा मिलती है, ऊर्जा मिलती है। अब तो समझ में आ गया होगा कि स्टार्च जो है पॉलीसैकेराइड है, ग्लूकोज पॉलीसैकेराइड है और ग्लाइकोजन पॉलीसैकेराइड है। तो इतना तो जान गए। और शर्करा से ही सेल की भित्तियां बनती हैं। तो अगर इसको चीनी की बीमारी हो जाता तो धीरे धीरे कमजोर होकर खत्म हो जाता है, उसका सेल बनवे नहीं करता है, सेलनेस की बीमारी उसको हो गई, सेल का निर्माण नहीं होता है तो कमजोर हो जाएगा। जो सेल टूट जाएंगे, मर जाएंगे, उनके जगह नया सेल नहीं बनेगा तो क्या होगा, वो मरिए जाएगा। तो यही है, इसको पढ़ना होगा आपको। अगर अच्छा डॉक्टर एमडी करिएगा तो जरूर शुगर के विषय में अच्छा से आपको पढ़ना होगा कि शुगर के बीमारी वाले शुगर पर कैसे कंट्रोल किया जा सके या शुगर का क्या योगदान है शरीर में। तो शुगर को देखते हुए हर डॉक्टर को चाहिए कि दवाई लिखना चाहिए कि शुगर का बीमारियां नहीं है तो उसके लिए शुगर के लिए पहले शुगर को जो है
स्टार्च में बदलने के लिए, ग्लूकोज में बदलने के लिए, ग्लाइकोजन में बदलने के लिए दवाई लिखिए, और जब ये बदल जाएगा शर्करा तब आपकी दवाई काम करेगी। नहीं कितना बढ़िया दवाई लिखे काम नहीं करेगा, आदमी मर हो जाएगा। तो आजकल ऐसा ही डॉक्टर कर रहे हैं। शुगर है कि है, बाकी नहीं हो, बस इतना ही नहीं कि पहले शुगर चेक करा लें, शुगर चेक करा लीजिए, अगर है तो उसके हिसाब से दवाई लिखिए, तो आपका दवाई का रूप बदल जाएगा। तो क्या हुआ, इन शर्कराओं से निर्मित होती है, तीन शर्कराओं से निर्मित तथा स्टार्च और ग्लूकोज से जीवों की ऊर्जा होती है। ऊर्जा किससे मिलती है, अगर पूछ दे जीवों की, आईएएस के एग्जाम में पूछ दे कि जीवों को ऊर्जा किससे मिलती है, शर्करा से मिलती है, ग्लूकोज से मिलती है, नहीं पूछ दे किससे जीवों को ऊर्जा नहीं मिलती है, तो लिख दे स्टार्च, ग्लूकोज, ग्लाइकोजन और शर्करा। तो आप अगर पढ़े रहिएगा तो शर्करा से भले चीज, शर्करा के अणु में आपस में संयोजन हुआ तो मंड बना, ग्लूकोज बना, ग्लाइकोजन बना, यह बात सही है। लेकिन ऊर्जा आपको जब तक वो टूटेगा नहीं तब तक ऊर्जा आपको मिल नहीं सकती है। इसीलिए आप लगाइएगा, शर्करा से ऊर्जा नहीं मिलती है, ऊर्जा मिलती है स्टार्च से, ग्लूकोज से, ग्लाइकोजन से। क्लियर हो गया। अब आइए, अब हम चलते हैं, आपको ले चलते हैं दूसरे तरफ। अब ले चलते हैं आपको दूसरे तरफ, इसी में अगली कड़ी में आपको ले चलते हैं। जब ऊर्जा, जीव को ऊर्जा मिलती है जान गए, और पॉलीसैकेराइड जान गए, कार्बन जान गए और पॉलीसैकेराइड भी जान गए, तो अब आइए अन्य रासायनिक क्रियाओं से। अब अन्य रासायनिक क्रिया होती है, अन्य रासायनिक क्रियाओं से ग्लिसरीन व वसी अम्लों के संयोग से, ग्लिसरीन व अन्य वसीय अम्ल, अम्लता जिसमें खट्टापन हो, अन्य रासायनिक क्रिया होती है जिसे ग्लिसरीन व अन्य वसी अम्ल के संयोग से, दोनों का मिलन होता है, ग्लिसरीन और अन्य वसी अम्ल का संयोग से वसा बनता है। वसा जिसे फैट कहते हैं, फैट का निर्माण हुआ। अगर आईएएस की परीक्षा में पूछ दे कि वसा का निर्माण किससे हुआ, तो पूछ दे केवल ग्लिसरीन से, केवल वसी अम्ल से, ग्लिसरीन और वसी अम्ल के, ग्लिसरीन से, केवल वसी अम्ल से, केवल जो है अमीनो अम्ल से, और जो है ग्लिसरीन से, और तब लिखे ग्लिसरीन और वसी अम्ल से, तब आपको लगाना होगा 1 और 2। तो जैसे मान लीजिए बता देते हैं, वसा का निर्माण प्रश्न है, क्वेश्चन है, वसा का निर्माण किससे होता है, सही विकल्प चुनिए। पहला दे दिया कि ग्लिसरीन से, दूसरा दे दिया वसी अम्लों से, स्टार्च से, ग्लिसरीन और वसी अम्ल के संयोग से, ग्लिसरीन व वसी अम्लों के संयोग से। तो इसमें लिख दिया उपरोक्त कथन का कूट दिए गए हैं, उपरोक्त कथनों के कूट दिए गए हैं, जो है एक में एक का कूट है, एक का ग्लिसरीन से एक का कूट जो है, और सबका कूट दिया गया है, एक का ए और 2 का बी और 3 का सी और 4 का डी। तो अब बताइए इसमें ग्लिसरीन वसी अम्ल से, तो अब कौन कूट को भरिएगा, ए का मतलब ए, तो अगर इसको भरिएगा तो गलत, ग्लिसरीन से गलत हो गया।
बी का वसी अम्ल से गलत हो गया, गलत हो गया। सी का भरिएगा स्टार्च से, गलत हो गया। यानी डी में ग्लिसरीन और वसी अम्ल, डी पर पुट लगाइएगा, सवाल आपका सही हो जाएगा। अगर पढ़े नहीं रहिएगा तो कहेगा साला यहाँ ई लिखा है, यहाँ पुट लिखा है, हम क्या करें, तो चकमका के चले आइएगा। तो आईएएस क्या बनिएगा, यही कंसेप्ट क्लियर कर लीजिए, और क्लियर करने के बाद डॉक्टर भी बन जाइए और आईएएस भी बन जाइए। यही तो है सीधी, यही तो पढ़ाई है, यही स्तरीय पढ़ाई है, यही स्तरीय पढ़ाई है। अन्य रासायनिक क्रियाओं से, जैसे ग्लिसरीन व अन्य वसी अम्ल जब आपस में मिलते हैं, अन्य रासायनिक क्रियाओं से ग्लिसरीन व अन्य वसी अम्ल जब संयोग करते हैं तो फैट बनते हैं, वसा का निर्माण होता है। ठीक है, तो आइए अब आगे चलते हैं कि और क्या है, इस पर प्रकाश डालते हैं, आपको आगे चलते हैं। इसी प्रकार जिस तरह से वसा बना, इसी प्रकार अमीनो अम्लों से, इसी प्रकार अमीनो अम्लों से प्रोटीन का भी निर्माण हुआ, प्रोटीन का निर्माण, अमीनो अम्लों से प्रोटीन का निर्माण हुआ, अमीनो अम्ल से प्रोटीन का निर्माण हुआ। ठीक, तो जीव की उत्पत्ति में प्रोटीन का महत्वपूर्ण योगदान है, प्रोटीन का महत्वपूर्ण योगदान है, जीव के निर्माण में प्रोटीन का महत्वपूर्ण योगदान है। अमीनो अम्लों से ही है प्रोटीन के अणु रासायनिक संरचना की दृष्टि से रासायनिक संरचना की दृष्टि से सबसे बड़े माने जाते हैं। प्रोटीन के अणु रासायनिक संरचना की दृष्टि से सबसे बड़े अणु माने जाते हैं, सबसे बड़े अणु माने जाते हैं। सबसे बड़े अणु कौन है, प्रोटीन के अणु होते हैं, क्योंकि कुछ प्रोटीन में 1 लाख से अधिक अमीनो अम्लों का संयोजन होता है। कुछ प्रोटीनों में 1 लाख से अधिक अमीनो अम्लों का संयोजन होता है, ये हो गया, अमीनो अम्लों का संयोजन होता है। तो अब आइए आपको यहाँ तक आए कि जब वसा बन गया तो वसा के निर्माण में आपको अन्य रासायनिक क्रिया हुई, और अन्य रासायनिक क्रिया के साथ साथ जो है ये वसा का आपका जो है, आपको हम बताए थे कि ग्लिसरीन और वसी अम्ल जब बन गए तो जिस तरह से ग्लिसरीन और वसी अम्ल मिले तो वसा बन गई, उसी तरह से अमीनो अम्लों से प्रोटीन का भी निर्माण हुआ। तो जीव की उत्पत्ति में प्रोटीन का महत्वपूर्ण योगदान है। अगर प्रोटीन ना बने तो जीव का निर्माण हो ही नहीं सकता। तो प्रोटीन के अणु रासायनिक संरचना की दृष्टि से सबसे बड़े अणु होते हैं। तो अगर सवाल पूछ दे किसके अणु सबसे बड़े होते हैं तो लिख दे वसा के, लिख दे जो है लिख दे वसा के, लिख दे कार्बन के, लिख दे प्रोटीन के, लिख दे प्रोटीन के, और लिख दे विटामिन के, विटामिन की चौथा विटामिन के। तो आप पढ़े रहिएगा तब ना जानिएगा कि सबके इनमें से वसा, कार्बन, प्रोटीन और विटामिन, इनमें से किसके मॉलिक्यूल सबसे बड़े होते हैं। तो आप प्रोटीन के मॉलिक्यूल को सबसे बड़े करिएगा।
ठीक है, और अमीनो अम्लों से ही प्रोटीन का निर्माण होता है। ये हो गया। अब आइए हम चलते हैं जी, अब इसी पर अपना वीडियो हम बंद करते हैं और चौथे स्टेज पर कल आपका वीडियो देंगे कि जीव उत्पत्ति के चौथे चरण क्या है। तो आइए इसको ढंग से पढ़िए, सब्सक्राइब करिए, लिखिए, याद करिए, आप शेर बने रहिएगा। धन्यवाद।